हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए, कल हमने लॉज ऑफ मोशंस पढ़े थे और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था। तो हम पहले उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम अपनी चीज़ों को और अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन रिवीजन मस्ट है। अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वाली वीडियोस देख लीजिए। मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ। अभी फैसिलिटीज़ कम है, नहीं तो मैं आपको बोर्ड में पढ़ाती, लेकिन जो मैं दे रही हूँ वो 100% है। किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। मैं लूसेंट की बुक को पूरा कवर अप करने की कोशिश करूँगी। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और नोटिफिकेशंस अगर आपके पास नहीं पहुंच पा रही हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचने लगेंगी। मैं कुछ शॉर्ट्स में क्वेश्चंस डालती हूँ ग्रामर की, आप उन्हें भी अटेंड किया करिए। उन्हें अटेंड करने से आपकी वोकैब और मैथ्स में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, या फिर कोई शॉर्ट्स में मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स डालती हूँ, या फिर मैं जैसे शॉर्ट में कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझा देती हूँ, तो उन्हें भी आप क्लियर अप करने के लिए उन्हें भी देख सकते हैं। और बाकी मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, और आगे मैं जो पढ़ाऊँगी वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम लोग पहले कल वाला रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो चलिए, सबसे पहले हमने जानते हैं कि न्यूटन को फादर ऑफ द फिजिक्स कहते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, न्यूटन द फादर ऑफ द फिजिक्स एस्टैब्लिश्ड द लॉज ऑफ मोशंस इन हिज बुक प्रिंसिपिया इन 1687। क्योंकि उन्होंने लॉज ऑफ मोशन के बारे में अपनी बुक प्रिंसिपिया में बताया था, वो भी 1687 में। ठीक है, मैं आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी बुक प्रिंसिपिया में बताया था 1687 में लॉज ऑफ मोशन के बारे में, इसलिए हम न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं। इस एक लाइन से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। कि फादर ऑफ द फिजिक्स किसे कहते हैं? न्यूटन को। ठीक है, न्यूटन को क्या कहते हैं? ये भी एक क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। न्यूटन को फादर ऑफ द फिजिक्स क्यों कहते हैं? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। लॉज ऑफ मोशंस के बारे में किसने बताया था? ये एक क्वेश्चन हो गया। लॉज ऑफ मोशन के बारे में न्यूटन ने किस बुक में बताया था और वो कब पब्लिश हुई? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इसलिए एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अब हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, पहला लॉ ऑफ मोशन हमारा कहता है एवरी बॉडी मेंटेन इट्स इनिशियल स्टेट्स ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन इट। मतलब कि बॉडी अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की पूरी कोशिश करती है, फिर चाहे वो इनिशियली रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो यूनिफॉर्मली, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें अप्लाई नहीं कर दी जाती है। ठीक है, और हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियो लॉ भी कहते हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो इनर्शिया हम जान लेते हैं, इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया की डेफिनेशन हमने कल भी पढ़ी थी, आज फिर हम लोग समझते हैं इनर्शिया क्या होती है। Inertia is the property of the body by virtue of which the body poses change in its initial states of rest or motion with uniform speed on the straight line। ये एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जिसके द्वारा बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट को चेंज करने से मना करती है मतलब रोकती है। और मोशन में होती है तो उसमें भी आने, मतलब मोशन से रेस्ट में आने से भी रोकती है, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है। ठीक है, इनर्शिया इनर्शिया जो होती है वो 2 तरह की होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में होती है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करती है, अगर वो मोशन में होती है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करती है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा यार मुझे पढ़ लेने दो थोड़ी देर, अगर आप सो रहे हैं तो आपको लगेगा थोड़ी देर सो लेने दो, तो वो भी एक इनर्शिया की कंडीशन हो गई जो आपके ऊपर अभी अप्लाई हो गई। समझ रहे हैं ना आप? Some example of the inertia or the first law of motion। ठीक, तो जैसे कि गाड़ी अगर एकदम से स्टार्ट होती है तो पैसेंजर जो होते हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं। अगर गाड़ी एकदम से स्टार्ट होगी तो पैसेंजर पीछे की तरफ जाएंगे। अगर गाड़ी एकदम से रुकेगी तो पैसेंजर आगे की तरफ जाएंगे। अगर मैंने कल आपको बताया था कि ब्लैंकेट, अगर आप जा रहे हैं ब्लैंकेट को स्टिक से मार रहे हैं या कोट को स्टिक से मार रहे हैं, तो वो उसमें भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगता है, क्योंकि उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रेस्ट में होते हैं और वो मूविंग हो जाते हैं, तो वो लोग बाहर निकल जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं, इसलिए वहाँ पे भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन होती है। ठीक, हम फोर्स के बारे में जानते हैं। फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज
which one acts on a body change or tries to change the initial state or the motion with uniform velocity of the body. फोर्स एक एक्सटर्नल कॉज है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके द्वारा बॉडी की वो पोजीशन को चेंज करने की पूरी कोशिश करता है, फिर चाहे बॉडी रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, उसे हम फोर्स कहते हैं। ठीक, मोमेंटम में आते हैं। मोमेंटम क्या होता है? देखिए, मोमेंटम में इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखी, लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि मोमेंटम केवल और केवल मास इनटू वेलोसिटी का वो होता है, प्रोडक्ट होता है। मतलब मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी। अब हम पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन को भी हम पढ़ते हैं क्योंकि लूसेंट में लिखी हुई है, तो पढ़ लेते हैं एक बारी कि ऐसा क्या लिख रखा है इतनी बड़ी डेफिनेशन में। मोमेंटम इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मोशन कंटेन इन द बॉडी। ठीक, मतलब जो मेजर करता है अमाउंट या फिर क्वांटिटी जो कि मोशन में है बॉडी, उसका, उसे हम मोमेंटम कहते हैं। उसके बाद क्लियरली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मूविंग बॉडी। ये एक मूविंग बॉडी की प्रॉपर्टी होती है एंड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और इसको हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट किसका? मास और वेलोसिटी का। प्रोडक्ट के तौर पे हम इसे डिफाइन करते हैं। देखिए, लास्ट लाइन पे ही मेंशन कर दिया गया जो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। अब मोमेंटम जो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि वेलोसिटी आया है। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी। हमने आपको पहले ही बताया था, इसलिए अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं पढ़े हैं तो आप उन्हें पढ़ लीजिए जाके। उसमें वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, डायमेंशंस और इक्वेशंस ऑफ द 1D इन द मोशन, ये सब मैंने बताया है इसमें। ठीक है, अब हम SI यूनिट भी निकाल लेते हैं। हमने SI यूनिट भी निकालना उसमें सिखाया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको मोमेंटम की SI यूनिट निकालना बताती हूँ। मास का हो गया kg, वेलोसिटी को हो गया मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force on the body and take place in the direction of the force। मतलब P माने मोमेंटम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स F के, जबकि एक्सटर्नल फोर्स, जबकि वो जो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में काम करेगा मोमेंटम हमारा। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन में काम करता है मोमेंटम हमारा। तो F का फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma होता है और P का फॉर्मूला mv होता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम और जानते हैं कि और क्या क्या होता है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ कंटेंट होता है उसके सेकंड लॉ में, ये लिखा हुआ है पॉइंट। ठीक, न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसके सेकंड लॉ में कंटेंड है। हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं क्या होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सभी एक्शंस के लिए बराबर का रिएक्शन होता है। ठीक, जैसे आपने मान लीजिए एक को झापड़ मारा, सामने वाले ने भी झापड़ मार दिया आपको, तो वो भी तो इक्वल रिएक्शन हुआ। रबर बैंड को जब आप खींचते हैं तो आकर के वापस हाथ मारती है कि नहीं मारती है आपके? आपने जो उसमें कसर निकाली होती है उसको खींच करके वो आपके हाथ में आकर चट्टे से मार के कसर निकाल लेती है ना। कल मैंने आपको इसके 3 एग्जाम्पल बताए थे। ठीक, अब वो 3 एग्जाम्पल के अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन मैंने आपको 3 मेन एग्जाम्पल बताए थे। चलिए एग्जाम्पल 20 की पढ़ते हैं। रिकॉइल ऑफ द गन, ये मैंने कल आपको बताया था कि गन को रिकॉइल करने में जब लोड करते हैं हम, तो वहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज होता है। मोशन ऑफ द रॉकेट, ये भी मैंने आपको बताया था। स्विमिंग बताया था। अब ये 4th एग्जाम्पल नहीं बताया था मैंने। वाइल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, जब हम कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं, इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स अप द मैन ड्रॉइंग वाटर फॉल्स बैक। अगर कुएं से पानी निकालने वाले जो होते हैं, अगर वो जिस रस्सी के द्वारा कुएं से पानी निकाल रहे होते हैं बाल्टी बांध के, अगर वो रस्सी टूट जाती है तो कुएं से पानी निकालने वाला पीछे की तरफ घुस जाता है जाके। इफ इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑन द फ्रीली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम, अगर वुडन फ्रेम को आप दीवार में रख के टेक नहीं देंगे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का, तो फिर वो उसमें उसको पिन अप करना इम्पॉसिबल होगा। ठीक, ये इसके हो गए एग्जाम्पल्स। चलिए, हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी पढ़ा था, जिसके द्वारा हमने ये जाना था कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स कोई भी अप्लाई नहीं की जाएगी सिस्टम पे, तब तक उसका टोटल लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या लिखी हुई है डेफिनेशन। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ अ बॉडी, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑन द सिस्टम ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है।
एज अ कॉन्सिक्वेंस द टोटल मोमेंटम ऑफ द बॉडी बिफोर एंड आफ्टर द कॉइलिंग रिमेन सेम। मतलब सिस्टम दो तरीके से होता है, एक बिफोर कॉइलिंग होता है, एक आफ्टर कॉइलिंग होता है, उसमें सेम होता है। हमने ये आपको कल बताया था कि रॉकेट पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ का अप्लाई होता है। देख लीजिए यहाँ पे भी ये एग्जांपल पड़ा हुआ है। हमने कल इम्पल्स के बारे में नहीं पढ़ा था। अब इम्पल्स कौन सी बला है जिसके बारे में हमें पढ़ना है? चलिए इम्पल्स भी देख ही लेते हैं। जब इतना सब कुछ देख रहे हैं तो इम्पल्स क्यों छोड़ दें, है ना। तो इम्पल्स हमने कल आपको क्या बताया था कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम वो होता है जब हमारी पोजीशन जो होती है और रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम, ये हमने पढ़ा था। मोशन में जब हमारी ऑब्जेक्ट होती है तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम मोमेंटम कहते हैं। इम्पल्स क्या है? जब बहुत लार्ज अमाउंट की फोर्स बहुत कम टाइम पे के लिए किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो हम इम्पल्स कहते हैं उसे, ठीक है। जब बहुत लार्ज अमाउंट की फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है तो हम उसे इम्पल्स कहते हैं, ओके। तो इम्पल्स को हम प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम बोल सकते हैं, ठीक। इम्पल्स का फॉर्मूला हो गया फोर्स इंटू टाइम, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो इम्पल्स कैसे हमारी स्केलर हो जाएगी? देख लीजिए लिखा हुआ है वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और टाइम की सेकंड होती है, इसलिए न्यूटन सेकंड हो गया ये, ठीक। चलिए अब हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? वो फोर्स होता है जो अपोज करता है जब दो बॉडी एक दूसरे कांटेक्ट में आ करके मूव कर रही होती हैं, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। देखिए डेफिनेशन भी लिखी हुई है यहाँ पे। द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू बॉडीज इन कांटेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन, ठीक। अब फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। फ्रिक्शन अभी नहीं समझ में आया हो तो कैसे समझाएं? जब ऑयल फर्स्ट में गिर जाता है तो आप पैर रखेंगे तो गिर जाएंगे, है ना। वो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे क्योंकि जीरो हो जाती है। अगर आप रफ सरफेस से चल रहे हैं तो आपके गिरने की संभावना बहुत कम होगी क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाता है, ठीक। अब हम आगे जानते हैं कि फ्रिक्शन के दो टाइप्स हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। काइनेटिक शब्द में ही लिखा हुआ है मोशन और स्टैटिक में लिखा हुआ है रेस्ट, ठीक। तो अब इनको आगे समझते हैं। जहाँ पे भी स्टैटिक शब्द आ जाए आप समझ लीजिएगा रेस्ट से लेना देना है, और काइनेटिक शब्द आ जाए समझ लीजिएगा मोशन से लेना देना है। तो स्टैटिक अगर हम पढ़े, द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शंस विच इज इंट्रोड्यूस व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन इन द बॉडी इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मोशन में नहीं होती है तो उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब वहाँ पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगता है वहाँ पे जब बॉडी रेस्ट में होती है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ओके। स्टैटिक फ्रिक्शन इज द सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। इट्स वैल्यू बिकम मैक्सिमम व्हेन इट इज अप्लाइड on the body is such that the body is about to slide। ये मैक्सिमम हो जाती है जब कि बॉडी पे अप्लाई कर दी जाती है, जब बॉडी रेस्ट में होती है और स्लाइड होने ही वाली होती है, उस समय जो वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम होती है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की उसे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी स्लाइड नहीं होती, स्लाइड होने ही वाली होती है उस पॉइंट तक जो मैक्सिमम वैल्यू अप्लाई की जाती है फोर्स की, उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आप समझ गए होंगे। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या कहते हैं? द फ्रिक्शन विच एक्ट्स व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स ओवर सरफेस ऑफ द अदर बॉडी। जब बॉडी स्लाइड कर रही होती है दूसरी बॉडी की सरफेस पे, उस समय जो फोर्स अप्लाई, जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन को ही हम डायनेमिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा लेस होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, मतलब कि काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से भी कम होता है, ठीक। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस। फ्रिक्शन हमेशा ही कॉन्टैक्ट सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे कि रफ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन हाई होगा, स्मूथ सरफेस होगा तो फ्रिक्शन लो होता है, ठीक। अब रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग शब्द में ही आपको पता चल रहा है रोल कर रहा है कोई सामान, रोल वर्ड का यूज हो रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? दिस काइंड ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स व्हेन अ बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ द अदर बॉडी।
ये फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी एक बॉडी के सरफेस पे रोल कर रही होती है, तब जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्मॉलर होता है किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन से। और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा स्मॉलर होता है स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो हमने क्या समझा? सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, फिर रोलिंग फ्रिक्शन होता है। ठीक, हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करते हैं। When a body travels along a circular path, its velocity changes continuously. जब बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही होती है या चल रही होती है तो उसकी वेलोसिटी परमानेंट कॉन्टिन्यूसली चेंज में आ रही होती है। नेचुरली एन एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन इट, और कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट भी कर रही होती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द पाथ, जो कि उसको सेंटर ऑफ पाथ की तरफ आकर्षित कर रही होती है। ठीक, वो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन, और जो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होती है सर्कुलर मोशन बने रहने के लिए, अंदर वाली फोर्स के पास ना आकर्षण होने के लिए, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। आपको सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आ गई होगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है F=mv² अपॉन r। ठीक, जिसमें m मास ऑफ द बॉडी होता है, v वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द बॉडी होती है, और r जो होता है वो हमारा रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ होता है। ठीक, अब हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ आते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। In applying the Newton's law of motion, we have considered the some forces which can not be assigned to any object in surrounding. जब हम न्यूटन्स लॉज को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं बहुत सारी फोर्सेज हैं जो किसी भी बॉडी, जो सराउंडिंग बॉडी के ऊपर असाइन मतलब लागू नहीं हो रही होती हैं। These forces are called pseudo forces. इन्हें हम pseudo force कहते हैं या फिर inertial force कहते हैं। क्या कहते हैं? pseudo force कहते हैं या फिर inertial force कहते हैं। Centrifugal force is such a pseudo force. और सेंट्रीपिटल फोर्स भी उसी तरह की एक pseudo force है। It is equal to the opposite of the centripetal force. जो हमने आपको अभी बताया सेंट्रीपिटल फोर्स में, ये एक फोर्स है जो सेंटर की तरफ आकर्षित कर रही होती है किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को, वही हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो रही होती है। जो सेंट्रीपिटल फोर्स मोशन में लाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है उसको अंदर की तरफ आकर्षित कर रही होती है, जिसको अपोज करके सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी का सर्कुलर मोशन में रहना मुमकिन कराती है। ठीक, अब इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एप्लीकेशन भी पढ़ लेते हैं। क्रीम सेपरेटर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो क्रीम निकाली जाती है, मथानी मम्मी लोग चलाती होंगी घर पे, मिक्सी का जार हो गया, मलाई डाल करके उसमें घुमा देती हैं, तो उसमें भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही लगता है प्रिंसिपल। ठीक, मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ते हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होती है। द रेशनल इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ फोर्स। जब फोर्स लग रही होती बॉडी पे, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन के एक्सिस के अलॉन्ग, तो उसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम डायरेक्टली प्रोडक्ट कह सकते हैं किसका? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है डायरेक्शन की, फोर्स में फोर्स की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है एक्सिस के अलॉन्ग, उसके प्रोडक्ट को हम मोमेंट ऑफ फोर्स कह सकते हैं। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। ठीक, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई, इसकी एसआई यूनिट हो गई फोर्स की न्यूटन, और मोमेंट ऑफ आर्म डिस्टेंस बता रहे ना, ये डिस्टेंस बता रहा है, तो मीटर हो गई, न्यूटन मीटर हो गई, टोटल एसआई यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ फोर्स की। हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पढ़ते हैं। ठीक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज दैट पॉइंट थ्रू विच द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विद द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी इन स्पेस। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहां से बॉडी का टोटल वेट को मेजर कर लेते हैं हम लोग। वेट इज इक्वल टू mg होता है, मास नहीं है ये, वेट है, इसमें ग्रेविटी कांस्टेंट का बहुत बड़ा लेना देना होता है। ठीक है,
द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी द डाउनवर्ड डायरेक्शन. Hence the body can be brought in equilibrium by equalizing the force equal to the weight of the vertically upward direction through the center of gravity. ये किसी काम का नहीं है, ठीक है. बस आप ये जान लीजिए कि जो मास होता है वो सेंटर में डिपेंड होता है. वेट जो होता है बॉडी का वो सेंटर पे ही अप्लाई होता है. फिर चाहे वो बॉडी हॉलो हो या फिर इनफिल्ड हो, चाहे जैसी हो, लेकिन उसके सेंटर में जो उसका सेंटर होगा वहीं से हम उसका वेट निकालेंगे. चलिए इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं. इक्विलिब्रियम जो होता है वो जब सारी रिजल्टेंट फोर्स जो एक्ट हो रही होती हैं वो जीरो हो जाती हैं तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है. सिस्टम हमारा या बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में आ जाती है. देखिए बात लिखी हुई है यहाँ पे भी. इफ द रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम. ओके, बाकी डिटेल जाने की जरूरत नहीं है कि स्टेबल क्या होता है अनस्टेबल क्या होता है. ये सब क्वेश्चन जल्दी से नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको इक्विलिब्रियम के बारे में पता होना चाहिए. ओके, अगर जानना चाहते हो चलिए मैं बता देती हूँ आपको स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है. देखिए जैसे कि आपको बताया गया कि जब एक्सटर्नल फोर्स जो बाहर की फोर्स लग रही होती है वो जीरो हो जाती है तभी इक्विलिब्रियम में आते हैं. तो अगर फोर्स लग रही होती है और फोर्स ने एक डिस्प्लेसमेंट तक करा दिया होता है बॉडी को और बॉडी उस डिस्प्लेसमेंट के बाद दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए तैयार होती है तो उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. ठीक है. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए तैयार नहीं होती बल्कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रही होती है. ठीक, तो उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी आने के लिए तैयार नहीं होती है ना ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए तैयार होती है तो उसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं. ठीक, तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं और फिर कल हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का पढ़ेंगे. आपको समझ में आ गए होंगे तीनों टाइप की इक्विलिब्रियम. देखिए 3 टाइप की इक्विलिब्रियम होती है, एक स्टेबल होता है, एक अनस्टेबल होता है, एक न्यूट्रल होता है. हमें ये पता है इक्विलिब्रियम में जब एक्टिंग फोर्स जीरो हो जाती है, नो एक्टिंग फोर्स रहती है, तब हमारा जो सिस्टम या बॉडी आती है वो इक्विलिब्रियम में आती है. तो जब फोर्स जीरो होगी तो फोर्स पहले तो रही होगी ना, तो जो फोर्स जो पहले जिस पोजीशन तक बॉडी को अपनी बॉडी की इनिशियल पोजीशन से कुछ पोजीशन तक मूव करा दे और बॉडी उस पोजीशन से दोबारा से इनिशियल पोजीशन में आने के लिए ट्राई करे तो उसे हम स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. अगर बॉडी को हम फोर्स एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक मूव करा दे और बॉडी दोबारा से पहले पोजीशन में ना आ पाए बल्कि उसी पोजीशन के आगे मूव करे तो उसे हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? अगर बॉडी जैसे मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन में आई, ना ही उसके आगे मूव कर पा रही है ना ही वापस इनिशियल पोजीशन पहुंच पा रही है, उसे हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहेंगे. ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या होते हैं इक्विलिब्रियम्स के बारे में. देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. फिर हम लोग कल वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में चलते हैं. 3rd यूनिट होगी फिजिक्स की हमारी. ठीक, इस यूनिट को पढ़ेंगे और मैथ्स का भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे. तो जैसा भी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा. हाँ, थोड़ा सा अट्रैक्टिव कम लग रहा होगा, अट्रैक्टिव कम है लेकिन नॉलेजेबल बहुत है, इसलिए आप लोग प्लीज़ पढ़ने की कोशिश करिएगा. और फिर कल हम लोग रिवीजन करते हुए स्टार्ट करेंगे. हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस को नहीं पढ़ा है तो उन्हें पढ़ लीजिएगा क्योंकि फिजिक्स बीच में से समझ में नहीं आती है. जब तक हम पहले वाले वीडियोस में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक हमें आगे के कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स में कतई समझ में नहीं आने वाले हैं. ये बात आप लिख के रख लीजिएगा. जैसे कि आपको मैंने सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया था, वो तो बेसिक चैप्टर था, समझ लीजिए क्या था, बेसिक चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट. उसे तो क्लियर अप करना बहुत ही ज़रूरी था, लेकिन आपने उसे भी क्लियर अप नहीं किया तो फिर मैं क्या बताऊँ. आप समझ रहे होंगे, इसलिए आप उसे क्लियर अप कर दीजिए. और फिर आप दूसरा वीडियो देखिए जिसमें हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बताया था. और ये सब भी समझने के बाद फिर जब आप ये वीडियो देखेंगे लॉज ऑफ मोशन वाला तो आपको लॉज समझ में आएंगे, फिर कहीं आपको फ्रिक्शन समझ में आएगा. इसलिए
फिजिक्स को 20 से नहीं पढ़ा जा सकता, ना तो मैं पढ़ा सकती हूँ ना आप पढ़ सकते हैं 20 से। मैं तो चलिए मान लिया मैं पढ़ा सकती हूँ क्योंकि मैंने पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो मैं आपको पढ़ा दूँगी 20 से। मेरे क्योंकि पहले प्रीवियस कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, लेकिन आपके लिए वो दिक्कतदायी होगा, इसलिए सिस्टमैटिक ढंग से ही पढ़ाना ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत महसूस हो रही हो वीडियो में, या ये लग रहा हो कि हाँ इस चीज़ में सुधार करने की जरूरत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस चाहिए हो तो नोटिफिकेशन वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कोई और चैप्टर पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी उस चैप्टर में वीडियो डालने की। ओके बाय।